नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आपकी 29 जून को परीक्षा लगी हुई है और ये परीक्षा है जूनियर असिस्टेंट की, ठीक? इसके बाद फिर जुलाई में आपकी एजीटीए की परीक्षा होनी है। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए और भी जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएँ होनी हैं, सभी में कंप्यूटर 15 अंकों का पूछा जा रहा है। आप सबको पता होगा, लगभग हर परीक्षा में वो कंप्यूटर पूछ रहा है। अब इसी कंप्यूटर में आपका एक टॉपिक दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे और इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछा जाता है एल्गोरिदम से संबंधित। ये एल्गोरिदम क्या होता है? कौन-कौन से एल्गोरिदम्स हैं जैसे ग्रीडी एल्गोरिदम क्या है? इसके अलावा डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम से सवाल पूछे जाते हैं और भी कई सारे एल्गोरिदम हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण एल्गोरिदम्स की चर्चा करने वाले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? इसके फीचर्स क्या हैं? इसके अनुप्रयोग क्या हैं? क्योंकि आपने परीक्षाओं में देखे होंगे जो एजेंसी के द्वारा करवाई जा रही परीक्षाएँ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कथन, कारण के सवाल भी पूछता है और सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स भी पूछ रहा है और एल्गोरिदम से भी सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम कवर करें, मैं आपको बता दूँ ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और इसके बाद आप ई-बुक्स और नोट्स में जाओगे, तो कंप्लीट कंप्यूटर की पीडीएफ पड़ी हुई है जिसमें नए चैप्टर्स को वृहद रूप से कवर किया गया है। तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये है क्या? आओ पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। गौर करना, 2 शब्द कौन-कौन से? एक शब्द है आर्टिफ़िशियल, इसका अर्थ होता है कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित, ठीक? और दूसरा है इंटेलिजेंस, इसका अर्थ होता है बुद्धिमत्ता अथवा विचार या फिर हम कहें तर्क शक्ति। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या हो गया? अर्थात एआई का अर्थ होता है मानव द्वारा निर्मित बुद्धिमत्ता। एक मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा भी एक ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित की गई है, जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहलाती है और ये कृत्रिम है, यानी कि मानव ने निर्मित की है। एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जिसके द्वारा हम मशीनों को बुद्धिमान बनाते हैं। याद रखिएगा, एआई क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में दरअसल आप मशीन को बुद्धिमान बनाते हो। जैसे आपने रोबोट देखे होंगे, कई-कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं, जहाँ पर रोबोट खाना परोस रहे हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे काम कर रहे हैं, आम तौर पर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में रोबोट के बहुत सारे काम होते हैं और तो ये कुल मिला के हम मशीनों को जब बुद्धिमान बना देते हैं, तो ऐसी शाखा कहलाती है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, एआई कंप्यूटर विज्ञान। अब इसके माध्यम से होता क्या है, इसके माध्यम से हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो मानव की तरह सोच सकती हैं और मानवों की तरह यानी हमारे और आपकी तरह ही काम भी कर सकती हैं। तो एआई के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे काम अब करने लगे हैं और अ, इसी से संबंधित आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आयोग के द्वारा लगातार पूछे भी जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम शुरुआत करते हैं, एआई की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं? इसके अलावा एआई के अनुप्रयोग कौन-कौन से हैं? एआई के काम क्या हैं? जहाँ से आपसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एआई की शुरुआत कब हुई? कैसे हुई? कौन व्यक्ति था जिसके दिमाग की उपज है एआई? 1950 के दशक में दरअसल एक व्यक्ति था जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्णन किया है। इस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा सकता है, आप याद रखोगे, जॉन मैकार्थी। इसके बाद 1970 के दशक में एआई के महत्व को समझा गया कि एआई हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। एआई के द्वारा हम मानवों को यानी व्यक्तियों को ही कैसे आराम दे सकते हैं, उसके कैसे काम कर सकते हैं। अगर हमें मानवों की कम ज़रूरत या हम कहें व्यक्तियों की हमें कम आवश्यकता हो या हमारे पास व्यक्ति कम हो, तो उस स्थिति में भी हम अधिक से अधिक काम कैसे कर सकते हैं, एआई की मदद से। तो कुल मिला के 1970 के दशक में एआई के महत्व को समझा गया और जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नाम की योजना की शुरुआत की। इस योजना को आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी है? किसकी पहल है? ये पहल है जापान की। 1981 में इसको इस पर काम किया गया था। अच्छा इसमें होता क्या है? दरअसल इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। 5th जनरेशन में। किसके लिए है? सुपर कंप्यूटर के लिए था ये प्रोजेक्ट था। ठीक है? अब आ जाओ एलवी प्रोजेक्ट क्या होता है? ये कब आया अस्तित्व में और कौन-सी सरकार इसको लाई थी? एलवी प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम के लिए लाया गया था। 1984 से लेकर 1990 तक ये चला था। इसके मुख्य फ़ोकस क्षेत्र क्या हैं? कहाँ-कहाँ इसने काम किया है?
तो उन्नत माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई, वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर इसने फ़ोकस किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर इसने फ़ोकस किया था, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ़ोकस किया गया था और मशीन अंतःक्रिया पर भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फ़ोकस किया गया था। तो कुल मिला के एलवी प्रोजेक्ट का संबंध भी किससे है? ये भी है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसका काम था ये? या हम कहें किस सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 1984 से लेकर 1990 तक ये चला था। ये इसके मुख्य फ़ोकस क्षेत्र हैं, ठीक? एक कार्यक्रम एआई के ही क्षेत्र में और चलाया गया, इसको कहते हैं एस्पिरिट कार्यक्रम। अच्छा, एस्पिरिट मतलब क्या है? कहते हैं यूरोपियन स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम एंड रिसर्च इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है एस्पिरिट। ये एक यूरोपीय संघ की पहल है, यानी इस कार्यक्रम के पीछे कौन है? तो आप बताओगे यूरोपियन यूनियन है। 1983 से लेकर 98 तक 5 एस्पिरिट कार्यक्रम लगातार चलाए गए थे। एस्पिरिट 0 से लेकर एस्पिरिट 4 तक। ESPRIT-4 के बाद 1999 में सूचना समाज प्रौद्योगिकी कार्यक्रम चलाया गया, अर्थात ये कार्यक्रम एआई से ही संबंधित है और इसके तुरंत बाद कौन-सा कार्यक्रम चलाया गया? सूचना समाज प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 1999 में, ठीक है? अब आ जाओ एस्पिरिट कार्यक्रम के द्वारा समर्थित कुछ अन्य परियोजनाएँ भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये हालाँकि इतिहास है, इतिहास से संबंधित 1-2 फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो सवाल आजकल एआई से पूछ रहा है आयोग, वो इसके अनुप्रयोगों से पूछ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ एस्पिरिट द्वारा समर्थित अन्य परियोजनाओं की बात करते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी परियोजनाएँ हैं जो एस्पिरिट के द्वारा समर्थित थी। बीबीसी डूम्सडे प्रोजेक्ट, इसके अलावा सीजीएएल यानी कंप्यूटेशनल जियोमेट्री एल्गोरिदम्स लाइब्रेरी और यूरोकोड, पैराडाइज़ ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा सैंपा, सैंपा क्या होता है? स्पीच असेसमेंट मेथड्स फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। 1983 में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। याद रखिएगा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 1983 की मैं बात कर रहा हूँ। एलन ट्यूरिंग, ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, नाम याद रखिए एलन ट्यूरिंग का और आप जब कंप्यूटर का इतिहास पढ़ते हो तब भी आपने इनका नाम पढ़ा होगा, एलन ट्यूरिंग का। और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा था। पिछले कुछ दशकों में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं एनएलपी। कभी-कभी इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि एनएलपी का पूरा नाम क्या है? आप बताओगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों का भी विकास हुआ है। अब यहाँ पर कुछ फिगर्स मैंने दिए हैं तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें थ्योरी में अनुप्रयोगों पर सीधे आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार की। हमें कौन-कौन से प्रकार पढ़ने हैं, उनके अनुप्रयोग कौन-कौन से हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं? चूँकि यहाँ से स्टेटमेंट बना के सवाल पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। अच्छा, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो आप बताओगे रिएक्टिव एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिमिटेड मेमोरी एआई है, सेल्फ अवेयर एआई है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई है। ठीक है? ये सारे के सारे टाइप्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे वीक एआई, नैरो एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, सुपर एआई। आपने इनको पढ़ा भी होगा। टाइप्स ऑफ एआई जैसे टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़। तो नैरो एआई है, अगर कैपेबिलिटीज़ के आधार पर आपसे डिवाइड पूछे, तो नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। ठीक है? और इसके अलावा टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ अगर इस आधार पर आपसे पूछे कि एआई के प्रकार कौन-कौन से हैं, तो आप बताओगे रिएक्टिव, लिमिट मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और इसके अलावा सेल्फ अवेयर एआई। अच्छा, अब यहाँ पर आओ ज़रा, प्रतिक्रियाशील मशीन एआई क्या है? इसके बारे में जान लो 2-3 फैक्ट्स चूँकि ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। प्रतिक्रियाशील मशीन एआई क्या है? दरअसल ये एआई का सबसे बुनियादी स्वरूप है। बेसिक फॉर्मेट। ये वर्तमान डेटा के आधार पर काम करता है। ये इनपुट के हिसाब से आउटपुट पर प्रतिक्रिया करता है और इसमें लर्निंग नहीं होती, याद रखिएगा। इसके अलावा रिएक्टिव मशीन एआई किसी भी एआई सिस्टम का पहला चरण होता है। अगर आपसे पूछे कि किसी भी एआई सिस्टम का जो पहला चरण होता है वो कौन है? आप बताओगे रिएक्टिव मशीन एआई। स्टैटिक मशीन लर्निंग मॉडल रिएक्टिव मशीन है। इसकी वास्तुकला सबसे सरल होती है तथा पूरे वेब पर गिटहब रिपॉजिटरी पर ये पाया जाता है। इसके अलावा इसके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो एग्ज़ाम्पल्स अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे आईबीएम डीप ब्लू, गूगल एल्फ़ागो और इसके अलावा नेटफ्लिक्स मैनेजमेंट इंजन। एक एआई और मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, इसका नाम है लिमिटेड यानी कि सीमित मेमोरी एआई। सीमित मेमोरी एआई का मतलब क्या है? यह पिछले डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी शब्द आ गया ना, तो मेमोरी शब्द आ गया इसका मतलब आप स्टोरेज होगा। तो पिछले डेटा को स्टोर करना,
उस डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर भविष्यवाणी करना। अधिकांश आधुनिक एआई अनुप्रयोग इसी श्रेणी में आते हैं। तो जितने भी आधुनिक एआई अनुप्रयोग हैं, सामान्य तौर पर इसी श्रेणी में आते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल के 3 प्रमुख प्रकार हैं जो इस प्रकार की एआई का प्रयोग करते हैं। कौन-कौन से हैं? जैसे रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। हालाँकि ये मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अगर आपकी परीक्षा लगी हुई है और आप चाहते हैं कि इनको जल्दी से पढ़ना, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं, ठीक? तो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? इसके अनुप्रयोग कौन-कौन से हैं? साथ ही साथ यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा चुका है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको बोलते हैं एलएसटीएम। इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है और इसके अनुप्रयोग भी पूछे गए हैं। ईजीएएन ये क्या है? इवोल्यूशनरी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। अच्छा, अब आगे आओ ज़रा। लिमिटेड मेमोरी एआई के उदाहरण कौन-कौन से हैं? अगर आपसे पूछे कि ये वाला उदाहरण किस एआई का है, तो आप बताओगे लिमिटेड मेमोरी एआई। तो ये उदाहरण आपको पता होने चाहिए जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स। ये सारे के सारे लिमिटेड मेमोरी एआई के एग्ज़ाम्पल्स हैं। और थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं तो एक एआई मैंने आपसे और डिस्कस करी थी। नाम है इसका थ्योरी ऑफ माइंड एआई। क्या है ये? थ्योरी ऑफ माइंड मतलब दिमागी काम। अच्छा, तो ये माइंड कहाँ पर होता है? किसके पास होता है? व्यक्तियों के पास अर्थात मानवीय भावनाओं, विश्वासों, इरादों, इच्छाओं को समझना, ये एआई है। इस प्रकार का एआई अभी भी विकास की चरण में है, विकसित नहीं किए जा चुके हैं। अभी भी ये विकास की चरण में है, विकसित किए जा रहे हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी रोबोट, रजनीकांत की आई थी, है ना? अच्छा, उसमें उस मूवी में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि आगे च कैसे-कैसे वो रोबोट अपने आप को डेवलप करता जाता है और एक समय वो संवेदनाओं को भी समझने लगता है। और इसके अलावा ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? एआई प्रणाली की जाँच का एक ऐसा तरीका है जिससे यह निर्धारित होता है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने में सक्षम है या नहीं। ये है ट्यूरिंग टेस्ट। इस शब्द को याद रखना आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। आपसे पूछेगा एआई प्रणाली की जाँच का ऐसा तरीका जिससे यह निर्धारित होता है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने में सक्षम है या नहीं, इसे कहा जाता है। और नीचे 4 या 5 ऑप्शंस होंगे, आपको चूज़ करना होगा कि ये ट्यूरिंग टेस्ट है। इसके अलावा सेल्फ अवेयर एआई क्या है? आओ इसकी चर्चा कर लें। सेल्फ अवेयर एआई भविष्य में एआई स्वयं जागरूक हो जाएगा, यानी अपने आप को एक ऐसा एआई जो अपने आप को अवेयर करता रहेगा। तो इसे ही कहेंगे अर्थात इस प्रकार की जिस एआई के पास विशेषता होगी, उसे कहेंगे सेल्फ अवेयर एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अन्य भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, सुपर एआई। ये क्या होता है? आओ इसको जानते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल नैरो एआई, यानी कि इसे कहा जाता है एएनआई। एएनआई याद रखिएगा, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। कहते हैं आर्टिफिशियल नैरो एआई। ये मॉडल विशिष्ट कार्यों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इनमें सीखने की क्षमता नहीं होती। कह रहा है नैरो एआई, इसी वजह से चूँकि सीखने की क्षमता इनमें नहीं होती है, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है बहुत ही कमज़ोर एआई अर्थात वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इनको कहते हैं। अच्छा, सवाल ये बनता है कि अगर ऐसे एआई हैं, इस प्रकार का एआई है, तो फिर इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी होंगे। हाँ, इमेज और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम नैरो एआई का ही उदाहरण है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स नैरो एआई का उदाहरण है। वर्चुअल असिस्टेंट, गूगल सर्च, साथ ही साथ ट्रैफिक लाइट के सेंसर, चैटबॉट, अमेज़न एलेक्सा, एप्पल का सिरी। ये सारे के सारे नैरो एआई के अंतर्गत आते हैं। अब एक शब्द मैंने और अभी आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग एआई। ये क्या होता है? देखो, नैरो में वो वीक था, अपने आप को डेवलप करने में असमर्थ था। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग है। इसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी इसे कहते हैं एजीआई। याद रखिएगा, इसे एजीआई के रूप में जाना जाता है। वो था एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये है एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के रूप में इसको जाना जाता है। यह ऐसे एआई सिस्टम को संदर्भित करता है जिसमें सामान्य संज्ञानात्मक क्षमताएँ होती हैं। अब तक इसकी केवल कल्पना की गई है, ऐसा बना नहीं है। अब तक इसकी केवल और केवल कल्पना की गई है। कई सारे जो वैज्ञानिक हैं, इस शोध कार्य पर लगे हुए हैं। ठीक है? अब आ जाओ हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये क्या है? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इसको शॉर्ट में कहेंगे एएसआई। याद रखिएगा, एएनआई मैंने आपको बता दिया, एएसआई मैंने आपको बता दिया। ठीक है? इसे एएसआई भी कहा जाता है। इसकी अभी तक केवल कल्पना की गई है और इसके अलावा सुपर एआई की सोचने, समझने की क्षमता मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। ये ऐसा एआई है जिसकी मनुष्य से कई गुना ज़्यादा क्षमता होगी सोचने और समझने की। इसमें खुद फैसला लेने का सामर्थ्य होगा।
और मानव जाति के लिए कहते हैं कि जब ये विकसित हो जाएगा तो मानव जाति के लिए एक खतरा भी हो जाएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं वैज्ञानिक अ, इसी ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक व्यक्ति के लिए, एक मनुष्य के लिए जितना उसका मित्र है, उससे कहीं ज़्यादा शत्रु भी है। आपने हाई स्कूल, इंटर में जब होंगे तो कई सारे निबंध लिखे होंगे, विज्ञान, अभिशाप और वरदान। अगर इसको एक लिमिट में इस्तेमाल किया जाए तो कहीं न कहीं ये वरदान भी है। लेकिन आप जब इसको ज़्यादा पावर दे दोगे, तो ये एक अभिशाप ही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पास एटम बम होता है। एटम बम है, आप इस एटम का इस्तेमाल करके अ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बना सकते हो, जिससे बिजली पैदा होती है और हम और आप बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और भी कई सारे काम हैं, आप एसी में बैठे होंगे। तो इस प्रकार की हमें बिजली भी मिल सकती है, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आप जब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो और एटम बम बना देते हो और फिर नागासाकी, हिरोशिमा जैसी घटनाएँ भी सामने आती हैं, चेरनोबिल जैसी घटनाएँ भी सामने आती हैं। तो कहीं न कहीं आपने हाई स्कूल, इंटर में ये पढ़ा ज़रूर होगा कि विज्ञान अभिशाप है या फिर वरदान है। तो एक लिमिट हमें निर्धारित करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से आर्टिफ़िशियल सुपर इंटेलिजेंस के माध्यम से जब इसको सक्षम कर दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं ये मानव जाति के लिए एक खतरा भी हो सकता है ना? अब आगे बढ़ो ज़रा, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, इनकी हम चर्चा कर लें। जैसे जनरेटिव एआई ये क्या होता है? ये एआई की ही एक ब्रांच है। सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। जनरेटिव एआई क्या है? दरअसल ये एआई की ही ब्रांच है। ये एल्गोरिदम व मशीन लर्निंग मॉडल के माध्यम से कंटेंट या डेटा को सृजित करता है, जो मानव निर्मित कंटेंट से मिलता-जुलता है। एआई की प्रमुख अवधारणाएँ हैं कुछ। दरअसल एआई उन अवधारणाओं और तकनीकों के मूल सेट पर काम करता है, जो मशीनों को मानवीय कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। एआई की कुछ मूलभूत अवधारणाएँ हैं, जैसे मशीन लर्निंग, तंत्रिका नेटवर्क जैसे आपने इसको इंग्लिश में न्यूरल नेटवर्क के नाम से जाना होगा, डीप लर्निंग, एनएलपी यानी कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ठीक है? नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, रोबोटिक्स, संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग। तो ये सारे के सारे आपके नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये नए टॉपिक्स हैं, आपसे पूछे जाएँगे, ठीक है? तो इनको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं एआई कैसे काम करता है, इसकी जाँच करते हैं। दरअसल देखो, एआई कैसे काम करता है, यह निम्नलिखित चरणों में काम करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, परिणाम, एडजस्टमेंट और असेसमेंट यानी मूल्यांकन। इनपुट में क्या होता है? विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र किया जाता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है? एआई डेटा को छाँटता है और समझता है, प्रोसेस करता है। परिणाम क्या होता है? एआई भविष्यवाणी करने के लिए पैटर्नों का उपयोग करता है और फिर परिणाम देता है। एडजस्टमेंट, यह डेटा सेट को फेल माना जाए तो एआई उन गलतियों से ही सीखता है यानी एडजस्टमेंट करता है। असेसमेंट, मूल्यांकन, लगातार एआई सीख रहा है और सुधार कर रहा है, अपना मूल्यांकन कर रहा है। तो ऐसे काम करता है, इन चरणों में एआई काम करता है। ठीक? और आगे बढ़ते हैं, कुछ एआई से संबंधित फैक्ट्स और दिए गए हैं, इनको भी जान लो। एआई शब्द ये कब गढ़ा गया? तो एमआईटी यानी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के एक व्यक्ति थे, जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। तो एआई शब्द जॉन मैकार्थी ने एमआईटी यूएसए में गढ़ा था। 1956 में एआई पर समर रिसर्च प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसमें जॉन मैकार्थी थे, मार्विन मिन्स्की थे और नाथानिएल रोचेस्टर थे, क्लाउड शेनन थे। तो कहीं न कहीं इन सभी व्यक्तियों का नाम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएँ भी हैं, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा गया है। अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो कराई गई परीक्षाएँ हैं, उनमें सवाल पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषाएँ कौन-कौन सी हैं? एक है पाइथन, आर ये क्या है? अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। लिस्प, प्रोलॉग और जावा। सबसे पहले उठाते हैं पाइथन। दरअसल इसका विकास किया था गुइडो वैन रॉसम ने, याद रखिएगा, गुइडो वैन रॉसम। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन में हेलो वर्ल्ड पहला पाइथन प्रोग्राम, प्रोग्राम सीखने के लिए यानी हेलो वर्ल्ड, ये पहला पाइथन प्रोग्राम है। इसके अलावा आर प्रोग्रामिंग भाषा, इसको किसने डिज़ाइन किया था? तो आप बताओगे ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने। रॉस याका और रॉबर्ट जेंटलमैन इन दोनों का नाम आता है आर प्रोग्रामिंग के लिए। याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ये भाषाएँ हैं। इसका इस्तेमाल डेटा विश्लेषण, सांख्यिकीय कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है। आर लैंग्वेज पैकेट में प्रयुक्त शब्द कौन-कौन से हैं? ये शब्द याद रखना आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी मैंने आर लैंग्वेज की बात की। आर लैंग्वेज पैकेट में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लैटिस, ये ग्राफ के माध्यम से वेरिएबल्स के बीच संबंधों को दर्शाता है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि ग्राफ के माध्यम से वेरिएबल्स के बीच संबंधों को दर्शाता है और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे डेल एक्स दे दिया या फिर जेनिटर दे दिया या फिर लैटिस दे दिया। ठीक है? तो आप बताओगे लैटिस है।
डायलेक्ट्स क्या है? ये इनपुट वेरिएबल और आउटपुट के माध्यम से संबंधों को दर्शाता है। इसके अलावा डीपी लेयर मशीन लर्निंग के सारणीबद्ध डेटा को सारांशित करना इसका मुख्य कार्य होता है। एस्क्विज़ ये क्या काम करता है? इसका क्या काम होता है? या फिर इसकी विशेषता क्या है? तो इसका इस्तेमाल डेटा को जल्दी से एक्सप्लोर करने के लिए किया जाता है, जिससे जानकारी प्राप्त की जा सके। जेनिटर ये आर लैंग्वेज में गंदे डेटा की जाँच और सफाई करता है। इसको बोलते हैं जेनिटर, ठीक है? तो आर लैंग्वेज पैकेट में ये सारे के सारे 5 शब्द आप याद रखोगे, सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि डीप से सवाल पूछ रहा है अब आजकल आयोग। और आगे बढ़ो ज़रा। लिस्प भाषा की बात कर लें, ये भी एआई से संबंधित है। इसका विकास किसने किया? तो नाम वही है जॉन मैकार्थी साहब। इन्होंने ही इसका विकास किया। यह एक फंक्शनल लैंग्वेज है, ऑटोमैटिक मेमोरी मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है? प्रोलॉग भाषा क्या है? यह एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा है। टर्बो प्रोलॉग का विकास किसने किया था? अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे एलियन कोलमेरर ने। यह भाषा प्रेडिकेट कैलकुलस का इस्तेमाल करती है। प्रोलॉग से संबंधित आप इतनी बातें याद रखोगे। अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। इन शब्दावलियों से अ, मंडी सचिव में सवाल आया था संभवतः। एक तो शब्दावली है जिसकी केवल और केवल परिभाषाओं से सवाल आया था। आप परिभाषाओं पर ध्यान दोगे। एप्लाइड एआई किसे कहा जाता है? कॉग्निटिव एआई किसे कहा जाता है? क्वांटम एआई किसे कहा जाता है? एक्स एआई किसे कहा जाता है? साथ ही साथ एआई प्रोजेक्ट साइकिल क्या होता है? फज़ी लॉजिक क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है? प्रॉब्लम स्पेस क्या होता है? एजेंट क्या होता है? और रेशनल एजेंट क्या होते हैं? इन शब्दावलियों को ध्यान रखोगे चूँकि यहाँ से आपसे एप्लाइड एआई, कॉग्निटिव एआई ये 2 शब्द पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में और फज़ी लॉजिक भी पूछा जा चुका है। ठीक? ये 3 शब्द हैं और बाकी जो शब्द हैं उनको भी याद रखना आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। ये जो शब्द लिखे हैं ना, अभी हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कुछ अनुप्रयोग हैं, जहाँ से आपसे कथन और कारण के सवाल बनाता है। इस पूरे टॉपिक को एक बार देख लो। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग। एआई का इस्तेमाल बहुत क्षेत्रों में किया जाता है और ये कौन-कौन से क्षेत्र हैं? आओ देखते हैं। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल होता है क्या? हाँ, कैसे होता है? आओ देखो। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अमेज़न कंपनी करती है, आम तौर पर। अमेज़न और भी कई सारी कंपनियाँ करती हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट का साइज़, कलर, ब्रांड सारा का सारा पता चलता है। इसकी मदद से ऐसे और वेबसाइट में चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। चैटबॉट सीधे कस्टमर से बात करता है और इसके लिए हमें किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने हेलो एलेक्सा का नाम सुना है? दैट्स इट। तो इसी प्रकार से अमेज़न हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, ये सारे के सारे काम करते हैं। तो कुल मिला के एआई का इस्तेमाल आजकल हम कर रहे हैं ई-कॉमर्स में। इसके अलावा शिक्षा में भी क्या हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? जवाब होगा हाँ, कर रहे हैं। कैसे करते हैं? आओ देखते हैं। एआई तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ताकि बेहतर शिक्षा लोगों तक पहुँच सके। इसके द्वारा टीचर आसानी से किसी भी बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन, ग्राफ़िक्स को दिखा के पढ़ा सकता है। एआई के द्वारा स्टूडेंट को मार्क देना भी आसान हो जाता है। इससे टीचर का टाइम भी बचता है और बच्चे को बेहतर समझ में आता है। जब सीधी-सी बात है, जब आप किसी बच्चे को फिगर्स के माध्यम से समझाओगे, तो आपने देखा होगा आपका माइंड फिगर्स ज़्यादा कैप्चर करता है। कोई चीज़ आपको याद करनी हो, एक सीधी-सी लाइन में कोई बात लिखी है, अगर आप उसको बार-बार पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं डाँवाडोल स्थिति रहती है कि हम हो सकता है आगे भविष्य में भूल जाएँ। लेकिन वहीं आप किसी मॉल में बैठ के कोई मूवी देख के आइए, हर एक सीन उसकी याद रहती है। कहीं न कहीं हमारा जो दिमाग होता है, वो कुछ इस प्रकार से फिगर्ड होता है कि वो कैप्चर करे पिक्चर्स को। ठीक उसी प्रकार से जब आप बच्चे को एनिमेशन के द्वारा या फिर बच्चे को ग्राफ़िक्स दिखा के पढ़ाते हो, तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है और लंबे समय तक उसके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। तो एआई तकनीक प्रोडक्टिविटी और डिजिटल को बढ़ावा देता है। इससे जिसके मकसद से शिक्षा को और आसान बनाना होता है। यानी कि जो एआई है, उसका एक ही मकसद होता है कि वो मानव जीवन में मानव जीवन को और सुगम बनाए। लेकिन मैंने जैसा कहा था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप एआई का इस्तेमाल दुरुपयोग के लिए करेंगे, तो वही अभिशाप भी बन सकता है। ठीक? और आगे बढ़ते हैं। लिखा है ईज़ी लाइफ़स्टाइल, आरामदायक जीवन बनाने में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या हमारा जीवन आसान बनाता है? हाँ, बनाता है। कैसे? आओ देखते हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का लाइफ़स्टाइल को और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इंसान का जो जीवन है, जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाए, जिसके कारण इंसान अपने काम को स्मार्ट तरीके से कर पाता है और इसकी मदद से हम आजकल अपने फ़ोन को फेस लगा के उसको लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है, उसे कोई ना ले जाए, कोई चुरा ना ले और भी कई सारी चीज़ें हैं।
और हमारे घरों में स्मार्ट डिवाइसेज़ भी होती हैं जिसमें हम एआई का आम तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को भी आसान बनाता है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे अनुप्रयोग हैं, याद रखिएगा ये अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लाभ हैं या फिर कथन या कारण बना के सवाल पूछ देगा। आगे देखो, ह्यूमन रिसोर्स ऐसे सवाल पूछता है देखो, जैसे सवाल आया आयोग ने पूछा कि निम्नलिखित में से बताइए और कथन एक लिख दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवीय संसाधन है और नीचे कारण इन्हीं में से कोई एक लाइन उठा के लिख दी, तब आपको वहाँ पर मैच कराना पड़ेगा, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को। आओ देखो, मानवीय संसाधन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स को कम करने के लिए भी किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कम करता है? देखो, जहाँ पर आम तौर पर 10 व्यक्ति काम करते थे, अब हो सकता है एक ही व्यक्ति काम चला दे। जैसे आपने देखा होगा जब पहले कुआँ वगैरह खुदाई होती थी या तालाबों की खुदाई होती थी मनरेगा में, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लेबर लगाए जाते थे, जो फावड़ा लेकर आते थे, अपने सारे के सारे संसाधन जो खुदाई में सहायक उपकरण होते थे, वो लेकर आते थे और कुएँ को खोदने में मदद करते थे और कुएँ को काफ़ी ज़्यादा समय लगता था उनको किसी कुएँ को बनाने में या फिर किसी तालाब को बनाने में। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही कुछ एडवांस मशीनें आईं, जैसे जेसीबी टाइप की, तो केवल और केवल 2 से 3 मशीनों को आप किसी क्षेत्र में उतार दीजिए और आपका बड़ा से बड़ा तालाब वो खोद के चंद घंटों में आपके सामने रख देंगी। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के संबंध में, जब आप एआई का इस्तेमाल वहाँ पर डालोगे, तो बहुत सारी बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। अगर कहीं न कहीं लाभ है, तो कहीं न कहीं हानियाँ भी हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या फिर सामान्य कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की। तो वही बातें यहाँ पर की गई हैं कि इस क्षेत्र में मानवीय संसाधन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल ह्यूमन रिसोर्स को कम करने के लिए भी किया जाता है, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जा सके। मानव एक सीमित क्षमता के साथ ही काम कर सकता है ना? और उसका जो प्रोडक्शन होगा, चूँकि उसके पास क्षमताएँ सीमित हैं, तो उसका प्रोडक्शन भी सीमित होगा। अब ऐसी स्थिति में जब मानवों को छँटनी कर दिया जाएगा और मशीन काम करेगी, तो मशीन बिना थके काम कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो कंपनी का प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि देखो साफ-साफ लिखा हुआ है, क्यों? यहाँ से कथन, कारण के सवाल बनते हैं, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य 24 घंटे काम नहीं कर सकता, उसको रेस्ट भी चाहिए। लेकिन एआई को डिजिटल डिवाइस या मशीन 24 घंटे काम करने में सक्षम होती है। ठीक है? आगे देखो, मेडिकल या स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं? इसमें कह रहा है कि इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी किया जाता है। एआई डिवाइस का इस्तेमाल आज के समय में छोटे-बड़े हॉस्पिटल में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके बीमारी का ठीक-ठीक पता लगाया जाता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी क्या एआई का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ। कैसे हो रहा है? आओ देखते हैं। इस क्षेत्र में इसका इस्तेमाल खेत में फसलों को मिट्टी की क्वालिटी चेक करने में होता है। आमतौर पर बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, एआई का इस्तेमाल होता है, तो सॉइल की कैपेसिटी क्या है? इसमें कौन-सी फसल और बेहतर हो सकती है? इस क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से मिट्टी की कमियों को पहचाना जाता है कि आखिर ये फसल यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है। इस कोई भी मान लीजिए साधारण फसल है, उसमें कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो मिट्टी में ये पता लगाया जाता है क्या इस मिट्टी में हम इन तत्वों को मिला दें जिससे ये वाली फसल पैदा हो जाए। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ठीक? एआई टेक्नोलॉजी की मदद से मिट्टी की कमियों को पहचाना जाता है और उस मिट्टी में सुधार किया जाता है ताकि फसल और बेहतर तैयार हो सके। अच्छा, क्या मार्केटिंग के क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कैसे होता है? आओ देखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मार्केटिंग करने के लिए भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि एआई की मदद से डेटा को एनालाइज़ किया जाता है, जिसके कारण कंपनी को ये पता चलता है कि किस समय कौन-सा प्रोडक्ट डिमांड पर है ना? जैसे अभी बारिश आ गई है, तो रेनकोट डिमांड पर है। तो वो कस्टमर की माँग पर निर्भर करता है। तो इस स्थिति में मार्केटिंग के क्षेत्र में भी एआई का हम इस्तेमाल करते हैं, एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल तो आप भली-भाँति जानते होंगे। आप यूट्यूब में ही कोई एक वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, एल्गोरिदम आपकी एक्टिविटी को पकड़ लेता है और फिर वही उसी प्रकार की वीडियोज़ आपके मोबाइल में या फिर आपके डिवाइस में रिकमेंड होने लगती हैं। और इसी प्रकार से लगभग सारे एल्गोरिदम काम करते हैं। आप इंस्टा में, आप फेसबुक में, कहीं भी आप किसी भी प्रकार से अपनी एक्टिविटी को दर्ज कराइए और फिर देखिए एआई का कमाल। कैसे आपके सामने वही रिकमेंडेशंस आती हैं जो आपने पहले देखी होती हैं, ठीक है? अब आ जाओ एस्ट्रोनॉमी की बात कर लें। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के भी क्षेत्र में क्या एआई का इस्तेमाल हो रहा है? जवाब है हाँ। तो कैसे होता है? इसकी मदद से अंतरिक्ष की कठिन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जाता है। इसकी सहायता से हम यह भी जान सकते हैं कि अंतरिक्ष कैसे काम करता है। इसकी जो
इसकी उत्पत्ति थी, वो कैसे हुई थी और आगे हम अंतरिक्ष में मानव को उपयोग करने के लिए या अंतरिक्ष को मानवीय उपयोगी कैसे बना सकते हैं। जैसे आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट प्रदान करना, तो कहीं न कहीं हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं शनैः-शनैः, ठीक है? इसका इस्तेमाल क्या गेमिंग क्षेत्र में भी होता है? हाँ, गेमिंग में एआई का इस्तेमाल आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, जैसे कि चेस और भी कई सारे गेम हैं, जिनका इस्तेमाल पज़ल गेम है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि एआई के पास सोचने की क्षमता होती है, इसलिए दिमाग वाले खेलों में भी आम तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अभी इसको मानव नहीं बना दिया गया है, इसमें संवेदनाएँ नहीं डाली गई हैं, लेकिन जब आप चेस खेलते हो, आपने कोई चाल चली, तो कहीं न कहीं उसके एल्गोरिदम में वो चालें होती हैं, जिसके माध्यम से वो सोच के फिर अगली चाल चलता है ना? तो गेमिंग के क्षेत्र में भी एआई का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। क्या बैंकिंग के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल होता है? जवाब है हाँ। कैसे? बैंकिंग में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कस्टमर के अकाउंट की जानकारी देने, उसके ट्रांज़ैक्शंस की जानकारी देने के लिए किया जाता है। इसके लिए आमतौर पर चैटबॉट का भी प्रयोग किया जाता है। हेलो एलेक्सा आपने सुना होगा। अच्छा, डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, किसी भी व्यक्ति और कंपनी के लिए डेटा बहुत ही उपयोगी होता है। आपका डेटा ही सब लोग चोरी करना चाहते हैं, चूँकि डेटा ही सब कुछ है। तो डेटा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि हैकर डेटा तक ना पहुँच सके। आजकल बड़ी कंपनियों में डेटा को सिक्योर रखने के लिए आम तौर पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? अच्छा, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन में भी इस्तेमाल किया जाता है क्या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का? हाँ, मनोरंजन के क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम तौर पर फ्लिक्स का आपने नाम सुना होगा, अमेज़न का नाम सुना होगा, इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम देखना पसंद करते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के कुछ फ़ायदे भी हैं। कै कौन-कौन से फ़ायदे हैं? जैसे कार्य करने की क्षमता को ये बढ़ाता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इंसानों की कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, ताकि इंसान छोटे कार्यों को आसानी से पूरा कर सकें। इसके अलावा यह किसी काम को तेज़ी से पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लेता है। एआई के काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा और भी कई सारे कार्य हैं, जो एआई के माध्यम से होते हैं, एआई सुगम बनाता है इन कार्यों को। जैसे वर्क फ्लो को बेहतर करना। वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि काम करने के तरीके को इम्प्रूव करना या उसमें सुधार लाना। एआई ने इंसानों के काम करने के तरीके को एडवांस और आधुनिक किया है, मॉडर्न कर दिया है, ताकि काम को आसानी से पूरा किया जा सके। इसकी एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज अ, प्रोसेसिंग ने स्टडी, एंटरटेनमेंट और मीडिया को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया है। इसके कारण इंसानों का जीवन और भी ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने बिज़नेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अर्थात अब व्यापार करना और भी आसान हो गया है। व्यापार करना चूँकि पहले क्या होता था, आम तौर पर जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में एक व्यापारी निकला है ना? आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो भारत से जो मसाले का व्यापार करने के लिए क्या वो वहाँ से बैठे-बैठे व्यापार करते थे? नहीं, उनको नाव में बैठना पड़ता था, समुद्र के रास्ते उनको केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका के दक्षिणी छोर से फिर उत्तर-पूर्व की ओर चल के फिर उनको भारत आना पड़ता था और फिर यहाँ से पूरा माल ये लोग लाते थे और फिर वापस जाना पड़ता था ब्रिटेन में या यूरोप में। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ईमेल किया हमें इतना माल चाहिए और वहाँ से सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया सब कुछ काम। तो कहीं न कहीं व्यापार को भी इसने आसान बनाया है, ठीक है? इसके अलावा लोअर ह्यूमन एरर रेट्स गलतियाँ होने में कमी यानी कि गलतियाँ होने में कमी होना। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से गलतियाँ भी कम होती हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने काम में होने वाली गलतियों को काफ़ी कम कर दिया है। कोई मशीन इंसान की तुलना में बहुत कम गलतियाँ करती है आम तौर पर। आप मान लीजिए कोई मैथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप हो सकता है जोड़ने में गलत कर दें, लेकिन कैलकुलेटर को आप रखिए, उससे आप अगर 1000 बार उन्हीं डिजिट्स को जोड़ोगे तो परिणाम बार-बार, बार-बार वही आएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं कमियाँ कम होती हैं। इसके अलावा जिसमें अब इंसानों के द्वारा किए जा रहे काम में बहुत कम गलतियाँ पाई जाती हैं। इस उसकी सबसे बड़ी वजह है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने काम के तरीकों को और ज़्यादा आसान बनाया है, जिसके कारण काम में गलतियाँ नहीं होती हैं। अच्छा, डेटा की गहराई से समझ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस डेटा की गहराई से एनालाइज़ करने में मदद करता है, जिसके कारण हमें सबसे सटीक इन्फॉर्मेशंस प्राप्त होती हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बिज़नेस की फ़ील्ड में डेटा को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है ताकि बिज़नेस को ग्रो किया जा सके। क्योंकि अगर कंपनी के पास सटीक डेटा होगा, तो कंपनी आसानी से कॉम्पिटिशन को बीट कर पाएगा। इसलिए एआई बिज़नेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 24/7 सपोर्ट क्या एआई का रहता है एक मनुष्य के जीवन में? हाँ,
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी की मशीन 24/7 काम करने में सक्षम होती है। अगर इंसानों की बात करें तो हम 24 घंटे काम नहीं कर पाते हैं। आपको 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसको उतनी नींद भी आवश्यक है। अगर आप 24 घंटे काम करेंगे तो पागल हो जाएँगे। तो मनुष्य कहीं न कहीं 24 घंटे काम नहीं कर पाता है, लेकिन एआई के डिवाइस आम तौर पर 24 आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण चैटबॉट है और आप किसी भी समय चैटबॉट से बात कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं और वो हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा, हमेशा। इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शंस हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जैसे काम को बार-बार करना। हम इंसानों को कई काम ऐसे होते हैं जो रोज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि ईमेल का रिप्लाई देना, अपने बॉस का रिप्लाई देना, किसी को बर्थडे विश करना, ठीक? मान लीजिए दोस्तों आपके सर्किल में कई सारे फ्रेंड्स हैं, अगर उनमें से किसी एक को भी बर्थडे विश नहीं किया तो गुस्सा हो गया, बुरा मान गया। लेकिन एआई के साथ ऐसा होता है आम तौर पर, उसको एक बार फीड कर दिया डेटा और वो हमेशा उन कामों को करता रहेगा। ऑटोमेट कर सकते हैं उन कामों को कि ठीक है, इसका बर्थडे आ रहा है, भेजते रहो। तो एआई का इस्तेमाल करके हम कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि अपने आप स्वतः हो रहे हैं कार्य। इसके अलावा तेज निर्णय लेने में भी एआई सक्षम है। मनुष्य को कोई भी निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगता है, परंतु एआई मशीन निर्णय को बहुत तेज़ी से लेती है, जिससे हम अपने आप को समय में पूरा कर सकते हैं। ठीक, हम अपने काम को समय में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, यह सूचना को इंसान की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकता है। तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लाभ हैं। क्या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की कुछ हानियाँ भी हैं? हाँ, नुकसान भी हैं। क्या है नुकसान? हाई कॉस्ट है, बहुत ऊँची कीमत है, आम आदमी की पहुँच से बाहर है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के डिवाइस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिवाइसेज़ लगती हैं और हर व्यक्ति के बस की बात तो होती नहीं है कि डिवाइस वो अवेल कर पाए। क्योंकि इन डिवाइस को बनाने के लिए बहुत अधिक आधुनिक सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए एआई के डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन डिवाइसेज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। इस स्थिति में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस नुकसानदेह है क्योंकि इसकी कीमत ऊँची होती है। इसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें कोई रचनात्मकता नहीं होती है। कैसे? आओ समझते हैं। दरअसल एआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये इंसानों की तरह सोच नहीं सकती। देखो, उसमें कुछ एल्गोरिदम्स डाले जाते हैं, उसी आधार पे वो अपना काम करता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मनुष्यों की तरह उसमें संवेदनाएँ आ जाएँगी, वो सोचने लगेगा, इस पर काम चल रहा है ना? लेकिन कहीं न कहीं पूर्ण रूप से तो हम उसको मनुष्य नहीं बना सकते हैं। ठीक? तो जैसे इस समय क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस में मान लीजिए किसी मशीन कोई मशीन है, अब उसमें डेटा फ़ीड कर दिया गया, सॉफ्टवेयर फ़ीड कर दिया गया, डाल दिया गया कि इन पेड़ों की कटाई करनी है। तो वो जाएगा पेड़ों की कटाई धड़ाधड़ कोई मशीन करती रहेगी, ठीक है? पूरा जंगल का जंगल साफ कर देगी। अब उस जंगल में कई सारे जीव-जंतु भी रह रहे हैं। तो उन जीव-जंतुओं की जो वेदना होगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये 10 व्यक्ति हैं, इन 10 व्यक्तियों को आदेश दिया गया कि तुम्हें इस जंगल की कटाई करनी है। अगर वहाँ पर कई सारे जीव-जंतु हैं, तो इनमें हो सकता है कुछ संवेदनाएँ आ जाएँ, लेकिन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक संवेदना होगी कि हाँ, कोई जीव-जंतु ना मरे या फिर उसके घर को ना उजाड़ा जाए। लेकिन मशीन तो ऐसा नहीं करेगी, उसके पास तो संवेदनाएँ नहीं होती हैं। उसको एक बार सॉफ्टवेयर में जैसा आप बोल दोगे, वो वैसा ही काम करना शुरू कर देगा। तो कहीं न कहीं रचनात्मकता नहीं होती है। अर्थात इंसानों की तरह व्यवहार तो कर सकती है, लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकती, इंसानों की तरह संवेदनाएँ ग्रहण नहीं कर सकती। इंसानों के पास काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती है। इंसानों के पास, जिसके कारण एआई उतना ही काम करती है, जितना उसको कमांड दिया जाता है। याद रखिएगा, एआई कमांड के आधार पर काम करता है। तो जितना आपने बोला है, उतना वो कर देगा। लेकिन हाँ, उसको करने में उसके पास दया बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मैंने अभी डिफ़ॉरेस्टेशन की बात की। इसके अलावा बेरोज़गारी में वृद्धि। क्या एआई बेरोज़गारी में वृद्धि कर रही है? जवाब है हाँ, कहीं न कहीं तो कर रही है। किसी एक फ़र्म में अगर 10 व्यक्ति काम करते थे और अगर मशीन आ गई है, एआई बेस्ड, तो अब वो मशीन ही काम कर रही है। हो सकता है उनमें से 9 को सॉर्ट आउट कर दिया जाए कि आप भैया बाहर जाइए, दूसरा काम देखिए। तो कहीं न कहीं इस टेक्नोलॉजी ने बेरोज़गारों की संख्या में काफ़ी इज़ाफ़ा किया है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सभी कार्य ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। इसके कारण लेबर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक मशीनें कर रही हैं। जैसे मैंने अभी आपको मनरेगा का उदाहरण दिया था कि कहाँ एक तालाब की खुदाई में 50 व्यक्ति लगे थे और उनको रोज़गार भी मिल रहा था। अब आपने 2 जेसीबी मशीनें लगा दी यहीं पर और तालाब की खुदाई कर दी। मशीनों को कितने लोग चला रहे हैं? केवल 2 लोग। अभी 50 लोगों को रोज़गार मिला था, अब केवल और केवल मशीनों ने
इतना ही काम, उतना ही काम बहुत जल्दी और 2 व्यक्तियों की सहायता से कर दिया। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि रोज़गार के लिए हम मशीनों को अपनाना भी छोड़ दें। रोज़गार भी देना है सरकार को और मशीनों को भी अपनाना है। अगर सरकार ने मशीनों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया कि हमें तो रोज़गार देना है, हम मशीनों से काम नहीं करवाएँगे, तो कहीं न कहीं हम पिछड़ते चले जाएँगे। सरकार पिछड़ती चली जाएगी, भारत पिछड़ता हुआ चला जाएगा, है ना? तो हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तो बेरोज़गारी में वृद्धि होती है मशीनों के द्वारा? हाँ, बिल्कुल होती है। आजकल रोबोट्स इंसानों की जगह काम करना शुरू कर दिया है, रोबोटों ने। आने वाले समय में इन रोबोट्स के कारण बेरोज़गारी में अचानक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, बेरोज़गारी में, ठीक? इसके बाद इंसानों को इसने आलसी बना दिया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने। हाँ, ये भी बात सही है। आजकल मनुष्यों का काम मशीन करने लगी हैं, तो कोई भी छोटा से छोटा काम होता है, इंसान नहीं करना चाहता और छोटे से छोटे काम भी इंसान मशीनों से करवाते हैं, अर्थात मशीनों पर आदमी निर्भर हो गया है। ठीक है? इसके अलावा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं, जैसे मैंने अभी जो शब्द आपसे डिस्कस किए थे, उनको छुड़वा दिया था। एप्लाइड एआई क्या होता है? कॉग्निटिव एआई क्या होता है? यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 जानकारियाँ मैं आपको दे दूँ। देखो, जानकारी मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगर आपकी परीक्षा 29 जून को लगी हुई है, जूनियर असिस्टेंट की, ठीक? तो जूनियर असिस्टेंट के लिए आप हमारे एप्लीकेशन में जाके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो और ये सभी के लिए फ्री है। अगर आप मॉक टेस्ट को ऑनलाइन अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आना होगा, एप्लीकेशन में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज होगा। ये लिखा है फ्री टेस्ट, ठीक है? फ्री टेस्ट में आके आप सीधे-सीधे जूनियर असिस्टेंट जैसे ही आप फ्री टेस्ट में क्लिक करेंगे, जूनियर असिस्टेंट 5512 लिख के आपके सामने फ़ोल्डर खुलेगा और वहीं से आप इसको ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये जितने भी मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए ये कॉलम बना हुआ है ई-बुक्स और नोट्स का। इसमें आप आइए, ई-बुक्स और नोट्स में जूनियर असिस्टेंट 5512 यहाँ पर सभी पीडीएफ पड़ी हुई हैं करंट अफ़ेयर्स की अगर आपको यूपी चाहिए, उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स 2024 की, उत्तर प्रदेश करंट अफ़ेयर्स 2025 की पीडीएफ चाहिए या फिर बजट की पीडीएफ चाहिए, तो सारी की सारी पीडीएफ आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 5512 की पीडीएफ मॉक टेस्ट की अगर चाहिए, तो आप कूपन कोड है केडी50 इसका इस्तेमाल करिए और यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? कुछ इस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगी और जिस प्रकार से नई परीक्षा एजेंसी के द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ उसी स्टैंडर्ड के आपसे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर यूपीजी के सबको एक तरह से करंट बेस्ड में यहाँ पर सवाल आपसे पूछे गए हैं इस मॉक टेस्ट में। तो एक बार चूँकि अभी आपके पास 7 दिनों का समय है, तो एक बार इन मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ज़रूरी नहीं कि आप पीडीएफ से ही पढ़ें, मॉक टेस्ट के लिए फ्री में आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन में जाके। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी सारे के सारे मॉक टेस्ट के एनालिसिस पड़े हुए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट के नाम से। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएँगे, सबसे ऊपर जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इनको अटेम्प्ट कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो, ठीक है? अगर आप पीडीएफ चाहते हो, तो केडी50 कूपन कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना। चलिए, इसके अलावा यूपीजी के कंप्यूटर के बैच भी आपको मिल जाएँगे। इन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो केडी21 और अगर आप अलग-अलग बैचेस लेना चाहते हैं, कंप्यूटर का अलग, यूपी का अलग, तो भी आप इन बैचेस से जुड़ सकते हो। और ये सारे के सारे बैच हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएँगे। अच्छा, जो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, तब भी आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिलेगी। ई-बुक्स और नोट्स में ही जब आप जाएँगे, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है? उत्तर प्रदेश यूपीट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर के नाम से पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, जिसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, जो पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी की। देखो, इसमें लिखा है एप्लाइड एआई। एप्लाइड एआई क्या है? दरअसल इसे पार्शियल या फिर ऑपरेशनल एआई भी कहा जाता है। इन शब्दों को पकड़ के चलना, ये शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं कि पार्शियल एआई या फिर ऑपरेशनल एआई किसे कहा जाता है? यही है एप्लाइड एआई। इसका आमतौर पर इस्तेमाल कहाँ होता है? तो याद रखिए उद्योगों में, यानी कि एप्लाइड एआई विभिन्न उद्योगों में व्यावसायिक लाभ प्रदान करता है। तो उद्योगों में व्यावसायिक लाभ से संबंधित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है एप्लाइड एआई। जैसे कैसे? उद्योगों में व्यावसायिक लाभ कैसे प्रदान करता है? जैसे संगठन की दक्षता में सुधार कर देना, डेटा संचालित निर्णय लेने में, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में, प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। कॉग्निटिव एआई क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक एआई। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके की नकल करके सोचने और सीखने की कोशिश करता है। ठीक है? शब्द आपने सुना होगा क्वांटम कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्वांटम एआई कहते हैं इसको।
अब इसमें 2 शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात क्वांटम एआई क्या है? ये एक सम्मिलित रूप है अर्थात ये एकीकरण को दर्शाता है। किसके एकीकरण को? क्वांटम कंप्यूटिंग के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। क्वांटम कंप्यूटिंग आमतौर पर बिट्स या क्यूबिट्स पर काम करता है। इसके अलावा एआई से संबंधित एक एल्गोरिदम है, इसको आप याद रखिए। हालाँकि एल्गोरिदम हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम्स को। देखो, ग्रोवर का एल्गोरिदम याद रखिएगा क्वांटम कंप्यूटिंग में ग्रोवर के एल्गोरिदम को क्वांटम सर्च एल्गोरिदम भी कहा जाता है। इस शब्द को पकड़ के रखना, क्वांटम सर्च एल्गोरिदम किसे कहा जाता है? आप बताओगे ग्रोवर के एल्गोरिदम को। इसे किसने तैयार किया था? तो नाम है लव ग्रोवर, ठीक? 1996 में इसने तैयार किया था। क्वांटम एल्गोरिदम खोज कार्यों को गति देता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? एक्सएआई मशीन लर्निंग की ब्लैक बॉक्स प्रवृत्ति को काउंटर करता है। आमतौर पर एक ऐसा एआई जो यह दर्शाता है कि रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यह व्याख्या योग्य मशीन लर्निंग के साथ ओवरलैप होता है। इसके अलावा एआई प्रोजेक्ट साइकिल आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है? याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल में कितने चरण होते हैं? आप बताओगे 5, 5 स्टेजेस होते हैं। कौन-कौन से? प्रॉब्लम स्कूपिंग होता है, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और साथ ही साथ इवैल्यूएशन, ठीक है? ये सारे के सारे लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एजेंट्स से भी सवाल आते हैं कि एआई एजेंट क्या होता है? इसको कहते हैं एआई एजेंट। अच्छा ये होता क्या है? एआई में एजेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सिस्टम होता है। याद रखिएगा कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। मैंने कहा एआई एजेंट। अब आप ये मत समझ लेना कोई एक ऐसा व्यक्ति है, नहीं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर सिस्टम होता है। इसे अपने वातावरण को समझने, निर्णय लेने, किसी भी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे डिज़ाइन किया जाता है। एजेंट स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं। फिर से इस शब्द को पढ़ो। इसी प्रकार से विशेषताओं में कथन बनाए जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एजेंट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही नहीं है? ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और 5वाँ ऑप्शन कुछ और दे देगा, ठीक है? तो याद रखिएगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं इनको। एआई में एजेंट का कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एक सिस्टम होता है, एआई में एजेंट। इसके अलावा काम क्या करता है, किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? तो इसे अपना वातावरण को समझने, निर्णय लेने, किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। एजेंट स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं। इसे किसी मानव द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता। अच्छा, एआई एजेंट की संरचना देख लो ज़रा। इसकी संरचना से भी आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट यानी एआई एजेंट की संरचना को समझने के लिए हमें आर्किटेक्चर और एजेंट प्रोग्राम से परिचित होना चाहिए। आर्किटेक्चर क्या है? एक ऐसी मशीनरी जिस पर एजेंट काम करता है। यह सेंसर व एक्ट्यूएटर्स वाला उपकरण है। एजेंट मतलब आर्किटेक्चर और एजेंट प्रोग्राम्स का एक समाहित रूप एजेंट कहलाता है। एजेंट्स के कई सारे प्रकार भी होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। कौन-कौन से? जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, मॉडल बेस रिफ्लेक्स एजेंट होता है, गोल बेस एजेंट होता है और साथ ही साथ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स होते हैं, लर्निंग एजेंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ रैशनल एजेंट्स होते हैं। रैशनल शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि ये तार्किकता की बात कर रहा है। अर्थात एआई में तर्कसंगत एजेंट वह एजेंट होता है जो अपनी धारणाओं और ज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम परिणाम देता है। इस परिभाषा को याद रखना पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा एआई में एक ऐसा एजेंट जो अपनी धारणाओं और ज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम संभव परिणाम देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहोगे तर्कसंगत एजेंट या फिर रैशनल एजेंट, ठीक है? अच्छा, एक शब्द मैंने और आपसे पूछा था कि मुझे बताओ फज़ी लॉजिक क्या होता है? याद रखिएगा, फज़ी शब्द का अर्थ है उन चीज़ों से है जो कुछ अस्पष्ट हैं। फज़ी लॉजिक में वेरिएबल्स के आपसे मान पूछे जा सकते हैं कि किन-किन के बीच हो सकते हैं, तो बताओगे 0 और a के बीच कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। इस शब्द को पकड़ना, वास्तविक संख्या ही होगी मान। यह निर्णय लेने में अस्पष्टता और अनिश्चितता को दर्शाने की एक गणितीय विधि है। अब एक शब्द लिखा है प्रॉब्लम स्पेस, ये क्या है? किसी विशेष समस्या को हल करने का प्रयास करते समय उत्पन्न होने वाली संभावित स्थितियां, क्रियाओं का समूह कहलाता है प्रॉब्लम स्पेस। ठीक, प्रॉब्लम स्पेस कहलाता है। अच्छा, ये कुछ शब्दावलियां थी जो हमने आपसे डिस्कस कर ली। अब आ जाओ एल्गोरिदम में। ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो हम बताएँगे कि कौन-कौन से सवाल आपसे नई परीक्षा एजेंसी ने पूछे हैं। आओ देखो, एल्गोरिदम क्या है? तो आप बताओगे एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया है।
ब्रूट फ़ोर्स एल्गोरिदम, अब इनमें से कुछ एल्गोरिदम हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला एल्गोरिदम मैंने उठाया ब्रूट फ़ोर्स एल्गोरिदम। ये क्या है? सबसे बुनियादी और सरल प्रकार का एल्गोरिदम है। यह एल्गोरिदम किसी समस्या के लिए सीधा दृष्टिकोण है। रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या है? इस प्रकार का एल्गोरिदम रिकर्सन पर आधारित होता है। रिकर्सन क्या है? तो आप बताओगे एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई फ़ंक्शन स्वयं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कॉल करता है। रिकर्सन। इसके अलावा और देखते हैं इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके हल की जाने वाली कुछ कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जो समस्याएँ इस एल्गोरिदम के माध्यम से हल की जाती हैं। जैसे फैक्टोरियल हो गया, फिबोनाची श्रृंखला हो गया, हनोई का टावर हो गया, तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं जो इस एल्गोरिदम के माध्यम से सॉल्व होती हैं। अच्छा, डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम, क्या आपने इस एल्गोरिदम का नाम सुना है? इसमें 2 समस्या इसमें समस्या के 2 भागों को हल किया जाता है। पहला भाग समस्या को यानी प्रॉब्लम को एक ही प्रकार की उप समस्याओं में विभाजित करता है। दूसरा भाग छोटी-छोटी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करता है। अर्थात संयुक्त परिणाम को जोड़कर समस्या का अंतिम उत्तर इसमें तैयार किया जाता है। तो इसे कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। इसके अलावा एक एल्गोरिदम और है जिसको कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। इस प्रकार के एल्गोरिदम को उम उम मेमोइज़ेशन तकनीक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, होता क्या है इसमें? तो आप बताओगे इसमें विचार पहले से गणना किए गए परिणामों को संग्रहीत करता है, अर्थात जो हमारे विचार होते हैं, उसमें गणना किए गए परिणामों को संग्रहीत करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में जटिल समस्या को छोटी ओवरलैपिंग समस्याओं में विभाजित किया जाता है और परिणाम को भविष्य में उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है? ये एल्गोरिदम आपसे पूछा गया था परीक्षा में। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है? आओ देखो। ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों पूछे गए हैं। ग्रीडी और डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में सॉल्यूशन को पार्ट बाय पार्ट बनाया जाता है। अगले भाग को चुनने का निर्णय इस आधार पर लिया जाता है कि यह तत्काल लाभ देगा। तो कुल मिला के एक लालच होता है इसमें। डिजकस्ट्रा में क्या होता है? इस एल्गोरिदम का उपयोग करके दिए गए ग्राफ में सोर्स से अन्य सभी शीर्ष तक सबसे छोटा रास्ता, ये सवाल पूछा गया था कि सोर्स से अन्य सभी शीर्ष तक सबसे छोटा रास्ता ज्ञात करने के लिए किस एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप बताओगे डिजकस्ट्रा। अच्छा, प्राइम एल्गोरिदम क्या होता है? दरअसल प्राइम एल्गोरिदम क्रुस्कल के एल्गोरिदम की तरह ग्रीडी एल्गोरिदम है। यह एक ग्रीडी है। यह एल्गोरिदम हमेशा एकल नोड से शुरू होता है और रास्ते में सभी एज का पता लगाने के लिए एकल नोड से गुजरता है। ठीक है? अच्छा, क्रुस्कल मिनिमम स्पैनिंग या फिर इसको कहते हैं एमएसटी। एमएसटी एल्गोरिथम क्या होता है? याद रखिएगा इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक? तो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये किसका है? ये है क्रुस्कल्स का। इस एल्गोरिथम में होता क्या है? तो इस एल्गोरिथम में दिए गए ग्राफ के सभी किनारों को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा, उस एल्गोरिथम का नाम बताओ जिसमें सभी ग्राफ के जिसमें दिए गए ग्राफ के सभी किनारों को बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। तो आप बताओगे क्रुस्कल्स। इसके पश्चात एमएसटी, एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री के नए किनारों को नोड्स से जोड़ा जाता है। अच्छा, न्यूनतम लागत स्पैनिंग ट्री को खोजने के लिए क्रुस्कल का एल्गोरिथम ग्रीडी अप्रोच का इस्तेमाल करता है। ग्रीडी चॉइस सबसे छोटा विज़न वज़न किनारा चुनना, ये है ग्रीडी चॉइस। इसके अलावा कुछ एल्गोरिदम और हैं, आओ इनकी चर्चा कर लें। जैसे एक एल्गोरिदम है जिसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग एक समस्या समाधान एल्गोरिदम है। इसमें विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल करके कृत्रिम रूप से समाधान ढूँढना इसमें शामिल होता है और यदि वे किसी डेड एंड तक ले जाएँ, उन्हें पूर्ववत करना भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा रैंडमाइज़ एल्गोरिदम क्या होता है? इस एल्गोरिदम में हम एक रैंडम संख्या का उपयोग करते हैं और अपेक्षित परिणाम तय करने में ये मदद करता है। कुछ सामान्य समस्याएँ हैं जिन्हें रैंडमाइज़्ड एल्गोरिदम के माध्यम से हल किया जाता है। जैसे क्विक सॉर्ट, इससे सवाल पूछा गया है क्विक सॉर्ट से, यूपी ट्रिपल एससी में अभी कुछ परीक्षाएँ करवाई गई थी। सवाल ये है कि क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं? तो ये भी देख लो ज़रा। क्विक सॉर्ट में हम पिवट का चयन करने के लिए रैंडम संख्या का उपयोग करते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डेटा को कुशल उपयोगी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम के उदाहरण बता सकते हो क्या हमें? हाँ, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। सर्चिंग एल्गोरिदम क्या है? एक ऐसा एल्गोरिदम जिसका इस्तेमाल सॉर्टेड या अनसॉर्टेड डेटा में विशिष्ट कुंजी को खोजने के लिए किया जाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स याद रखिएगा, इन एल्गोरिदम्स में 14-15 एल्गोरिदम्स मैं करवा रहा हूँ। इसमें से 5 से 6 एल्गोरिदम तो पूछे जा चुके हैं और ये सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे बाइनरी सर्च हो गया, लीनियर सर्च। अच्छा, हैशिंग एल्गोरिदम क्या होता है? एक ऐसा एल्गोरिदम
सर्चिंग एल्गोरिदम की भांति जो काम करता है। इसमें एक की आईडी के साथ एक इंडेक्स होता है। तकनीकी यानी हैश फंक्शन डेटा संरचना में किसी आइटम के भंडारण के लिए इंडेक्स निर्धारित करती है। इसके अलावा पासवर्ड सत्यापन में कुछ सामान्य समस्याओं को हैशिंग एल्गोरिदम के माध्यम से हल किया जाता है। तो हैशिंग एल्गोरिदम ये पासवर्ड सत्यापन में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये सवाल यहाँ से भी इस एल्गोरिदम को भी याद रखना। एईएस बहुत पूछा गया है, 1 से 2 बार सवाल ये पूछा जा चुका है नई परीक्षा एजेंसी के द्वारा ही। एईएस का पूरा नाम क्या है? एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक, क्या है ये? तो यह एक अत्यधिक विश्वसनीय एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। याद रखिएगा एईएस क्या है? यह एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसका इस्तेमाल प्रॉपर की के बिना डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। एईएस क्या है? एक ब्लॉक सिफर टेक्स्ट है। यह डेटा को 128 बिट्स के ब्लॉक में एन्क्रिप्ट करता है। इस फिगर को भी याद रखना। 128 बिट्स के ब्लॉक में भी एन्क्रिप्ट करता है। इसके अलावा नोट्स में देख लो, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखे गए हैं। एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा द्वारा किया जाता है। इस लाइन को एज़ इट इज़ पूछा गया है आयोग के द्वारा, याद रखिएगा। ऐसे पूछा गया था एल्गोरिदम का परीक्षण और यहाँ पर डैश था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स और नीचे 5 ऑप्शन दिए थे। याद रखो, एल्गोरिदम का परीक्षण डेटा द्वारा किया जाता है। मशीन लर्निंग को बनाने के बाद उसका परीक्षण करने के लिए ज्ञात जानकारी की आवश्यकता होती, इसी डेटा को टेस्टिंग डेटा कहा जाता है। इन शब्दावलियों से परिचित रहना पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग को प्रशिक्षण डेटा यानी ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। किसी मॉडल में जितना अधिक प्रशिक्षण डेटा होगा, वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी करता है। ठीक है? कथन कारण के सवाल इस स्टेटमेंट से पूछे जा सकते हैं। कैसे? आओ देखो, जैसे मैंने कथन दे दिया, क्या? मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षण डेटा का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है। क्यों? कारण में मैंने लिख दिया किसी मॉडल में जितना अधिक प्रशिक्षण डेटा होगा, वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी करेगा। बस हो गया कथन कारण सही। ऐसे ही तो सवाल बनाए जाते हैं। आगे देखो, टेस्टिंग डेटा, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है प्रशिक्षण डेटा, यानी टेस्टिंग डेटा, ठीक है? तो ये है कंप्यूटर के 2 टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर करवाए हैं आज। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा एल्गोरिदम। ये दोनों ही टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं जूनियर असिस्टेंट और एक परीक्षा एजीटीए की जो होने वाली है या यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं में। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर से मैं एक बात आपको बता दूँ, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।